Hi students, in last lecture we studied about the correction due to intermolecular forces and the significance and units of A and B. So first we do the quick revision of these topics. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें क्या करेक्शन आती है। जैसे कहता हमने पहले पढ़ा है कि कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती है। कहता हम कंसिडर कर लेते हैं जो मॉलिक्यूल क्या होगा कंटेनर के मिडल में पड़ा होगा, उसके ऊपर हर तरफ से क्या लगती है बराबर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। एज ए रिजल्ट क्या था उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होती है ज़ीरो फोर्स होती है, बिकॉज उसके जो नेबर वाले मॉलिक्यूल्स है जो बराबर से हर तरफ से उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हैंस क्या था वहाँ पे कोई भी रिजल्टेंट पुल है मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं लगता। ऑन दी अदर हैंड जब क्या था मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल को अप्रोच करता है उस दौरान कंटेनर की वॉल के पास कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, जबकि उसके जो अंदर वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो उसको अपनी तरफ को क्या करेंगे अट्रैक्शन करेंगे। एज वेल क्या था जो मॉलिक्यूल है वो कम फोर्स के साथ जाके टकराता है कंटेनर की वॉल के साथ। देयरफॉर क्या था जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या आती है आइडियल प्रेशर के कंपैरेटिवली लेस वैल्यू आती है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी कि जो हमारे पास वंडरवॉल कांस्टेंट है ए एंड बी उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ऑल्सो उनकी यूनिट क्या होती है। कहता है जो हमारे पास वंडरवॉल कांस्टेंट है ए वो क्या मेजर करता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको मेजर करता है। ऐसे कहते हैं जो वंडरवॉल कांस्टेंट बी है वो क्या मेजर करता है इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल को क्या करेगा मेजर करेगा। ऑल्सो हमने इसकी यूनिट को भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेज के बारे में कि आइडियल एंड रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज आज हम इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज 1.5 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। कहता है 1 मोल है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है 1.5 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। हमें प्रेशर को फाइंड आउट करना है आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके। सेकेंडली हमें प्रेशर को फाइंड आउट करना है वंडरवॉल गैस इक्वेशन को यूज़ करके। यहाँ पे हमें वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी की वैल्यू गिवन दे रखी है। दैट इज ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 लीटर स्क्वायर बार पर मोल स्क्वायर। ऐसे हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है 0.04 लीटर पर मोल। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट हमें प्रेशर को फाइंड आउट करना है आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहाँ पे हमें प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा NRT डिवाइडेड बाई V के क्या आ जाता है इक्वल आ जाता है। यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फाइंड आउट करना है तो N की वैल्यू क्या होगी 1 मोल। ऐसे हमारे पास टेम्परेचर कितना गिवन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। तो इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा 298 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। एंड वॉल्यूम हमें कितनी गिवन है 1.5 लीटर वॉल्यूम गिवन दी है। उस अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू को यूज़ करेंगे। दैट इज़ वो कितनी आएगी 0.083 एटमॉस्फेयर लीटर बार पर केल्विन पर मोल आ जाएगी। ऐसे हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो प्रेशर कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 16.49 बार उसका क्या आ जाता है प्रेशर आ जाता है। ऐसे नेक्स्ट हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना है वंडरवॉल गैस इक्वेशन को यूज़ करके। तो फर्स्ट हम वंडरवॉल गैस इक्वेशन लिखेंगे दैट इज़ P + A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास क्या होती है वंडरवॉल गैस इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी P इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर के क्या आ जाती है इक्वल आ जाती है। यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज़ है वो गिवन दे रखी है। N की वैल्यू हमें 1 गिवन दे रखी है। ऑल्सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हम उस अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है एंड जो हमारे पास कांस्टेंट है वंडरवॉल A एंड B उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे वो कितना आ जाएगा 15.34 बार उसका क्या आ जाता है प्रेशर आ जाता है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे दैट इज़ फॉर ऑक्सीजन गैस। क्या था ऑक्सीजन गैस के लिए जो वंडरवॉल कांस्टेंट B है उसकी वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 0.0318 लीटर पर मोल वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है कि जो
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका डायामीटर क्या है, उस डायामीटर को हमने कैलकुलेट करना है। जैसे हमें पता है जो वंडरवाल कांस्टेंट है बी, वो किसके इक्वल होता है, 4 टाइम्स होता है एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम के। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जैसे वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल की क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है, बिकॉज हम मॉलिक्यूल को क्या कंसिडर करते हैं, सफ़ियर की शेप का कंसिडर करते हैं। उस अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है सफ़ियर के लिए कैलकुलेट करने की हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस के लिए करते हैं। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ गैस के अंदर। यहाँ पे हमें बी की वैल्यू ऑल्सो गिवन भी दे रखी है, दैट इज़ 0.0318 लीटर पर मोल वैल्यू गिवन दे रखी है। तो इस वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगी 0.0318 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो कहता ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसे इस ऊपर वाली इक्वेशन के इक्वल रख लेंगे, बिकॉज ऊपर भी हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट करा है, नीचे हमें बी की वैल्यू ऑल्सो गिवन भी दे रखी है। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करके क्या करेंगे, जो आर है आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वहाँ से हमारे पास एक क्यूब रूट लेके जो आर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.47 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस। जब रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डायामीटर आ जाएगा। दैट इज उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.94 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डायामीटर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड दी क्रिटिकल फिनोमेना। ये टॉपिक आपका नए सिलेबस में कट हो गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये वाला हमारे पास ये सारे पोर्शन है कट हो गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मैटर की दूसरी स्टेट के बारे में, दैट इज लिक्विड स्टेट। कहता है जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स होती है बट उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं उसी कंटेनर की लिक्विड क्या कर लेते हैं, शेप को एक्वायर कर लेंगे। कहता है किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की टर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, बिकॉज उसके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। कहता है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस के कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जबकि कहता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती सॉलिड की तरह, ताकि उसकी क्या हो सके, फिक्स्ड शेप हो सके। बट कहता है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, जिसके कारण कहता है उसकी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होती है बट उसकी कोई शेप है वो फिक्स नहीं होती। यहाँ पे कहता है एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है गैसेस एंड लिक्विड के बीच में, कि उसके मॉलिक्यूल किस ऑर्डर में पड़े होते हैं। तो कहता है गैसेस के केस में क्या होता है, कंप्लीट रैंडमनेस होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रैंडम मूव करते हैं, मींस एक जगह के ऊपर वो फिक्स नहीं रहते, किसी भी जगह के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसके कारण कहता है इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर्ड स्टेट बोलते हैं। जबकि कहता है लिक्विड के केस में क्या होता है, सिग्निफिकेंटली कहता है जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर में होंगे। सॉलिड के कंपैरेटिवली कहता है वो लेस ऑर्डर में होते हैं, बट गैस के कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा ऑर्डर में होंगे, जिसके कारण कहता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर बोलते हैं उसका। जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 32 में गिवन दे रखा है। कहता है जो गैस के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास ये गैस नहीं है, ये सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल हमें गिवन दे रखे हैं, दैट इज़ वो क्या होते हैं, कंप्लीट ऑर्डर में पड़े होते हैं। जबकि कहता है हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़े से क्या होंगे, डिसऑर्डर होंगे, बट गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली थोड़े से क्या होते हैं, ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर अरेंजमेंट बोलते हैं। जबकि कहता है जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली डिसऑर्डर होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली क्या करते हैं, मोशन को शो करेंगे, एज अ सच उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसऑर्डर्ड स्टेट बोल देते हैं। दस कहता है जो लिक्विड स्टेट है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, कि वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है सॉलिड एंड गैसेस के बीच में। कहता है जो लिक्विड्स हैं ना ही कम्प्लीटली डिसऑर्डर होते हैं गैसेस की तरह, ना ही कम्प्लीटली ऑर्डर्ड होते हैं सॉलिड की तरह। कहते हैं जो पार्शियल ऑर्डर है एंड पार्शियल डिसऑर्डर है, जिसके कारण कहते हैं जो लिक्विड की स्टेट है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट इज किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल फॉर द लिक्विड्स।
कि लिक्विड के लिए जो किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कहता है इन टर्म्स ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल द नेचर ऑफ लिक्विड स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग जो नेचर है लिक्विड की हमें यहाँ पे नीचे बताई गई है कि कैसे नेचर होती है। कहते हैं जो लिक्विड्स हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स को मिलके बनते हैं, एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं। बट इसके बीच में जो फोर्सेस है वो क्या होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है, जिसके कारण कहता है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड कहता है जो एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की किसी गिवन सैंपल के लिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी उसकी किनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो नेचर है एंड जो मैग्नीट्यूड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वो हमें डिसाइड करता है कि जो लिक्विड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑल्सो उसकी जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो कैसी शो करेगा। कहता है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो लिक्विड शो करते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ये कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लिक्विड शो करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड कि लिक्विड कैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फर्स्ट हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की वो गैसेस की तरह नहीं होती है। लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। कहते हैं जिस भी कंटेनर के अंदर उसे डालेंगे उस दौरान वो अपनी वॉल्यूम को क्या रखता है, मेनटेन रखता है। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, जिसके कारण कहता है जो लिक्विड है वो एक्सपैंड नहीं हो सकता। मीन्स कहता है गैसेस की तरह वो पूरी की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करता कंटेनर की, वो अपनी वॉल्यूम को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। देयरफॉर कहता है कि वो गिवन मास है लिक्विड का वो क्या होता है, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल कहता है जो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है वो हमेशा कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेगा। चाहे उसको हम बीकर में डालें, चाहे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालें या फिर लार्ज राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालें, उस दौरान उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, फिक्स रहती है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब उसकी क्या रहेगी, वॉल्यूम रहेगी। नेक्स्ट इज डेंसिटी। कहता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं गैसेस के कंपैरेटिवली, जिसके कारण जो डेंसिटीज़ है लिक्विड की हमेशा क्या होगी, गैस की डेंसिटी के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। कहता है ये फाइंड आउट हुआ है जो डेंसिटी है लिक्विड की अबाउट क्या होती है, 1000 टाइम ग्रेटर होती है एज कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। अगर कहता है लिक्विड एंड गैस दोनों की कंडीशन सेम हो उस दौरान जो डेंसिटी है लिक्विड की 1000 गुना ज़्यादा होती है गैस की डेंसिटी के कंपैरेटिवली। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो डेंसिटी है वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वो कितनी है, 0.958 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जबकि कहते हैं जो डेंसिटी होती है वाटर वेपर्स की सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर वो कितनी होती है, 0.000588 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कहते हैं जो हायर डेंसिटीज होती है लिक्विड की गैसेस के कंपैरेटिवली वो किस वजह से होती है, बिकॉज कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं गैसेस के कंपैरेटिवली। इन जनरल कहते हैं जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो डिक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि जो किनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतनी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उतने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूरी पे जाएंगे, एज एट उस दौरान जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कहते हैं जो लिक्विड्स हैं वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं गैस के कंपेरेटिवली। वो किस वजह से होता है, कहता है उसमें बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल के बीच में, जिसके कारण उसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मोरओवर कहता है इसके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल के अंदर जो क्या करती है लिक्विड को कंप्रेस होने से रोकती है। देयरफॉर कहता है जो लार्ज प्रेशर है वो चाहिए होगा अगर हमें लिक्विड की वॉल्यूम को क्या करना है, रिड्यूस करना है किसी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल कहता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एंड इंक्रीज़ इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक, उस दौरान कहता है जो वॉल्यूम होती है आइडियल गैस की वो कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी, 50% तक उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स उसकी वॉल्यूम पहले से आधी रह जाएगी। जबकि कहता है जो सेम चेंज है अगर हम प्रेशर में करें वाटर के लिए लिक्विड के केस में, उस दौरान कहता है जो वॉल्यूम होती है वाटर की सिर्फ कितनी डिक्रीज़ होती है, 0.0045% ही उसमें क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। मीन्स कहता है जो लिक्विड है लिक्विड के केस में ज़्यादा वॉल्यूम में डिक्रीज़ नहीं आता अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। नेक्स्ट इज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, कहता है गैसेस की तरह जो लिक्विड है वो भी क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, फैल जाएंगे। बट कहता है उनका जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो स्लो होता है गैसेस के कंपैरेटिवली। कहता है जो डिफ्यूज़न होती है लिक्विड की उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं,
एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर लिक्विड। जब क्या था, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड मिलके क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। कहते हैं जो डिफ्यूज़न होती है लिक्विड की, उसको हम एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।